नमस्कार, मैं हूँ वैदेही गौतम। स्वागत है आपका जयपुर वॉइस में। बिहार को लेकर जो चुनाव है उनका रुझान एनडीए की तरफ हो गया है। इस बात के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर दीपेंद्र सिंह, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट। आइए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। इस बार बिहार चुनाव में एनडीए की बढ़त के पीछे सबसे बड़ा कारण आप किसे मानते हैं? देखिए, बिहार में जो फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं और अभी तक की जब हम जो ये बात कर रहे हैं, अभी तक का जो रुझान है जिसमें लगभग 200 सीट से ज्यादा का जो रुझान है वो एनडीए की तरफ है, यानी 243 सीटों में। और जो उनके सहयोगी एक और जो हैं, जो लगातार जो सारी उनकी जो अलग अलग जो मैं आपको बता देता हूं, जिसमें जेडीयू है वो भी लगभग 80 के आसपास जा रहा है एनडीए में, भाजपा 90 के ऊपर जा रही है, एलजेपी लगभग 19 के आसपास है। बाकी जो उनके दो सहयोगी हैं, एक 3 पे है, एक 4 पे है। तो कुल मिला के जिस तरीके से उनकी स्थिति है वो मजबूत स्थिति है। और जो इंडी गठबंधन है वो तो आप मान के चलिए कि उनकी स्थिति 30 से 35 के आसपास ही चलती नजर आ रही है। बाकी जो और लोग हैं वो अन्य हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं या अन्य जो पार्टियां हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा एक आप ये मान के चलिए कि जो एग्जिट पोल आ रहे थे वो 140, 50, 60 के आसपास दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ तो रिकॉर्ड तोड़ एनडीए को जो मिल रहा है और जो रुझान है, आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एक बड़े तौर पर इनको बहुमत मिल रहा है। तो इस चीज को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो केंद्र की जो जिस तरीके से योजनाएं रही हैं, राज्य की जिस तरीके से योजनाएं रही हैं, और दोनों ने जो काम किया है, कहीं ना कहीं जनता ने भरोसा एक बार फिर उन पर जताया है। उनको शायद पिछली वाली जो सरकार है उसमें भरोसा है और जनता फिर से उनको रिपीट करना चाह रही है, और ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट भी दिखाई दे रहा है। क्या युवा और महिला वोटरों की भूमिका के चुनाव परिणाम पर बड़ा असर डाला है? क्या ये आपका क्या विश्लेषण है? बिल्कुल, युवा खासकर इस बार जिस तरीके से सभी ने अपील भी करी थी कि युवा वोट देने आए, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पार्टी हो, खासकर युवा ने जो है बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया। और युवा एक आवाज होता है। जहां तक हम देश की बात करें, राज्य की बात करें, सरकार बनाने में अहम योगदान युवाओं का हो चाहे महिलाओं का हो, खासकर बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस बार जब हम बात करें, जब मतदान हो रहे थे उस वक्त लंबी लंबी कतारें महिलाओं की दिख रही थी। महिलाएं इस बार वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, और वो जिस तरीके से परसेंटेज बढ़ा उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो एनडीए की तरफ जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कुछ जो वीडियोस, इंटरव्यूज आते थे उनमें लगातार यही दिखाई देता था। और चुनाव में जब आचार संहिता लगी, जो घोषणा हुई, उससे पहले ही नीतीश कुमार ने एक दाव खेला था, 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में गए थे। वो भी कहीं ना कहीं इनके लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। तो युवाओं ने और महिलाओं ने खासकर जमकर वोट किया। इस बार का वोट प्रतिशत बताया जा रहा है 7 से 8%। तो 7 से 8% का मतलब आप समझते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में वोट परसेंटेज बढ़ा है, और वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं लगता है कि एनडीए के पक्ष में गया है। तो ये चीज भी उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी साबित हुई है। बीजेपी के मजबूत प्रदर्शन का जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की आंतरिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरीके से कई सालों से दोनों गठबंधन में रहे हैं, बीच में मौका ऐसा आया कि नीतीश कुमार दूसरी जगह चले गए थे, लेकिन लंबे समय से वो भाजपा के साथ रहे थे, उनका गठबंधन रहा है और लगातार दोनों पार्टियां सत्ता में रही हैं। और ये जो रिजल्ट आ रहा है, जो रुझान आ रहे हैं, जैसे ही शाम तक या देर रात तक रिजल्ट में तब्दील होगा और जैसा रुझान दिख रहा है वैसा ही रहता है, तो इसका आंतरिक प्रभाव ये पड़ेगा कि दोनों पार्टियों के बीच जो मजबूती है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। और रिजल्ट ऐसा नहीं है कि एक के पक्ष में आया हो, क्योंकि पिछली बार जेडीयू लगभग 43 सीटें लेकर गई थी। इस बार जेडीयू डबल मजबूत दिखाई दे रही है। जेडीयू का जो 80 के ऊपर अभी तक दिखाई दे रहा है, और भाजपा भी 90 से ऊपर जा रही है रुझानों में। तो प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है, अच्छे रिश्ते भी बढ़ सकते हैं, और जो मंत्रिमंडल है उसमें भी दोनों के बीच आप देखिए कि थोड़ा बहुत तकरार देखने को मिल सकता है। तो प्लस पॉइंट भी होंगे, थोड़े से नोकझोंक भी होगी। तो दोनों तरीके से जो आंतरिक राजनीति है ये इस जीत को प्रभावित भी करेगी और अच्छे तरीके से भी करेगी, और बुरे तरीके से भी आप माने, बुरे तरीका तो आप ये मान के चलिए कि
ये होगा कि प्रतिनिधित्व ज्यादा किसको मिलेगा, वो एक थोड़ा सा होगा, लेकिन आंतरिक रिश्ते ज्यादा मजबूत और बेहतर होते दिखाई देंगे। प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी उम्मीदें जगाने के बावजूद जनता के चुनने में क्यों असफल रहे? अब उनका ये कहना था कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, उनकी पार्टी का भी ये दावा था और वो लगातार घूम भी रहे थे, पूरे बिहार में घूमे भी थे, खूब प्रचार प्रसार भी किया था और सोशल मीडिया पर और लगातार कई इंटरव्यूज में लोग दिखाई भी दे रहे थे कि उनके समर्थन में आएंगे। लेकिन होता है ना कि जो राजनीतिक जो एक तय होती है, जो राजनीतिक जो लोगों की मंशा होती है, उसको समझना बेहद जरूरी होता है। बिहार में राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है जितना शायद वो समझ बैठे थे। उनकी समझ में वो चीज नहीं आई जो भाजपा कर रही थी, जो जेडीयू कर रही थी, पूरा एनडीए कर रहा था। उस तरीके से शायद वो जनता तक पहुंच नहीं सके, या भाजपा और जो जदयू है उसमें जनता का विश्वास था, उस विश्वास को वो डिगा नहीं सके। वो एक होता है ना कि जनता में विरोध की लहर होती है, तो वो शायद इस बार नहीं थी, इसलिए भी जनस्वराज को शायद फायदा नहीं मिला हो। क्योंकि जहां जहां नई पार्टियों को फायदा आपने मिलते देखा होगा कि कहीं ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ बेहद आक्रोश होता है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और जनस्वराज जो पार्टी लगातार प्रदर्शन की बात कर रही थी और बातें कह रहे थे कि हम सीटें जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, लेकिन बात यही होती है कि शायद जनता विरोध में नहीं होगी सरकार के, जनता को सरकार की स्कीम्स अच्छी लगी होंगी, जनता हाल फिलहाल की जो पार्टी है उसी को चाहती होगी, उन्हें उनकी जो आने वाली स्कीम है उन्हें भविष्य में भी उन पर भरोसा होगा कि वो अच्छा करेंगे। हो सकता है कि जनस्वराज पहली बार उतरी थी और एक नब्ज होती है ना कि जनता की नब्ज पकड़ना, वो शायद वो नहीं पकड़ पाए होंगे, या सरकार ने कुछ जनता के लिए अच्छा किया होगा तो उस तरीके से नहीं पलटी होगी जनता। तो जनस्वराज पार्टी के स्तर पर देखें तो वो जगह जगह गए थे, प्रत्याशी भी उन्होंने ये कहा था कि हमने अच्छे उतारे हैं, लेकिन राजनीतिक तय को समझना, राजनीतिक नब्ज को समझना और जनता के लिए उसी तरीके से काम करना एक लंबे समय तक, वो भी जनता शायद सोच रही होगी। तो कई फैक्ट्स है, कई कारण है। इस चुनाव में रिकॉर्ड मतदान हुआ, क्या इस उच्च मतदान से सरकार विरोधी लहर को बदला या मजबूत किया? सरकार विरोधी तो लहर हम जिस तरीके से हमने देखा है कि उस तरीके की तो कुछ एक बहुत बड़ा जो होता है वो कुछ सामने आया नहीं, और विरोध में अगर होता तो शायद ये रिजल्ट नहीं आता। लेकिन लहर आप कह सकते हैं कि एनडीए की लहर है। हम चुनाव नतीजों के आधार पर कह रहे हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने अच्छा किया वो किया, लेकिन बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो रुझान आ रहे हैं, उसके हिसाब से तो यही लगता है कि कहीं भी विरोधी लहर नहीं थी। जनता ने वही चाहा कि जो सरकार है उस पर भरोसा जताया, और पहले से ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ा है तो वो वापस जो सरकार है उन्हीं के पक्ष में बढ़ा है। और बड़ी बात आप ये देखिए कि पिछली बार 122-121 का अनुपात था, जेडीए 122 और भाजपा 121। तो ये जिस अनुपात में चुनाव लड़े थे उसके बावजूद इनकी टिकट्स एक की 70 से ऊपर रही थी, एक की 43 के पास रही थी, फिर भी इनकी जो सीट्स थी कम थी। इस बार दोनों 101 पे लड़े हैं, लेकिन देखिए अभी तक के रुझानों में एक की 94 है, एक की 80 से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं जनता ने उनमें भरोसा और ज्यादा जताया है, तो ये इनके लिए ज्यादा प्लस पॉइंट दिख रहा है। विरोधी लहर तो मेरे हिसाब से कर रही है। मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप में चुनाव के पारदर्शिता पर कितना असर डाला है? अब जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, देखिए चाहे विपक्ष में जो लोग होते हैं या सत्ता पक्ष में जो लोग होते हैं, सब अपने अपने बात कहते हैं और आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। राजनीति के जितने भी मापदंड हैं या दौर होते हैं, अब ये जिस तरीके से वोट की बात आई और जो आप जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं, पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने चैलेंज दिया कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। जब कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वोट चोरी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो एफिडेविट दे हमें कि ये चीजें हम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर भी बहुत सारे जो आरोप विपक्ष ने लगाए। इन सारी चीजों को लेकर चुनाव में जो इतना कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला कि आप कुछ ऐसा कहें कि बहुत बड़े लेवल पर कुछ ऐसा हुआ। खबरें विपक्ष ने लगातार आरोप लगाए, लेकिन उन सब चीजों को जनता ने नकारते हुए
जनता ने ये देखा कि वो अब वाली सरकार पर भरोसा कर रही है, तो जनता के ऊपर शायद इन बातों का कोई ज्यादा जनता ने सीरियसली लिया नहीं इन चीजों को, या जनता ने इन आरोपों को नकार दिया सिरे से। जनता ने जिस तरीके से वोट दिया, जनता ने ही विपक्ष को नकार दिया। तो ये पारदर्शिता को लेकर हम कह सकते हैं कि शायद ने चीज देखी कि आरोपों में शायद कुछ ज्यादा सत्यता नहीं है, इसलिए जनता ने बदलाव ना करके उसी पर अपना मत रखा है। बेरोजगारी, पलायन और विकास जैसे मुद्दों पर पार्टियों को जो वादे किए, क्या वो जनता को भरोसा दिला पाई? हाँ, बेरोजगारी और पलायन और विकास की हम बात करें तो विपक्ष ने भी कई सारे वादे किए थे पलायन रोकने को लेकर, क्योंकि बिहार में बड़ा मुद्दा रहा है कि पलायन करते हैं लोग नौकरी के लिए हो या वैसे बाहर जाने को लेकर हो। जहां तक विकास की बात करें हम, तो जनता ने शायद ये समझा होगा कि भाई सेंटर और स्टेट अगर साथ रहेंगी, एक सरकार रहेगी, तो शायद उनके लिए बेहतर होगा। विकास के भरोसों पर भी शायद उन्होंने एनडीए पर भरोसा जताया, और शायद उन्होंने देखा होगा कि अगर यही सरकार रहेगी तो केंद्र से भी उन्हें ज्यादा नौकरियां मिलेंगी, स्टेट से भी ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। विपक्ष ने, हालांकि जो तेजस्वी यादव ने एक वादा किया था कि वो हर घर में नौकरी देंगे, तो भाजपा ने उन्हीं के इस वादे को लेकर उन पर काउंटर किया कि ये तो संभव ही नहीं है कि हर परिवार को आप नौकरी देंगे, ऐसा कोई ड्राफ्ट आप तैयार कैसे करेंगे, ये तो एक असंभव सी बात है कि कैसे आप देंगे। उसके बाद भी विपक्ष को उन्होंने अपने ही जो उनके वादे हैं उसमें फंसा दिया था। बहुत सारे कुछ काउंटर्स ऐसे किए गए, तो सत्ता पक्ष ने जो वादे किए, सत्ता पक्ष ने जो अपने जो काम गिनाए, शायद जनता ने उस पर ज्यादा भरोसा दिखाया। महागठबंधन की कमजोर स्थिति को आप किस राजनीतिक या संगठित कमी का नतीजा मानते हैं? महागठबंधन में सबसे बड़ी जो एक कहीं ना कहीं शुरुआत में चीज दिखी कि सीटों का जिस तरीके से आपस में चल रहा था कि इतनी सीटों पर ये लड़ेंगे, इतनी पर हम लड़ेंगे, कांग्रेस और राजद में काफी दिन तक ये खींचातान चली, और ये भी था कि बहुत जगह पर उनका फिक्स भी नहीं हो पाया था आखिर तक। जबकि भाजपा में हो या जदयू में हो या बाकी पार्टियों में भी काफी दिन तक चला था, लेकिन उनका एक क्लियर हो गया था कि हाँ इतने इतने पर फिक्स हो गया कि हम लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस और राजद जो है उसमें आखिर तक ये बात नहीं बन पाई थी, तो शायद इसको लेकर भी उनको शायद नुकसान हुआ होगा। आपस में लास्ट तक इनके बीच में बातचीत होती रही। 61 की जो कांग्रेस की डिमांड थी उस पर काफी दिन तक आपस में बातचीत हुई, राय हुई। आप खबरें आ रही थी कि शायद कांग्रेस सभी पर अकेली लड़ेगी, वो अकेले जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं उनके लिए बैकफायर हो सकती है। अगर बीजेपी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है तो मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या नई राजनीति स्थिति बन सकती है? देखिए, ये सवाल जो है ये चुनाव से पहले से भी उठ रहा था, और आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा, हमने पहले भी जिक्र किया है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ है, जहां पर शिंदे जो पहले सीएम थे अब उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा का सीएम है। हाल फिलहाल पिछली बार की जब हम बात करें, और पिछली बार जब भाजपा जेडीयू से बड़ी पार्टी थी और काफी ज्यादा एमएलए उनसे थे, लेकिन फिर भी सीएम नीतीश कुमार बने थे। इस बार भी जो रुझान है उनके हिसाब से बीजेपी 10 से 15 के अंतर में ही चल रही है, यानी ज्यादा चल रही है जेडीयू से, और बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। खबर यही आ रही है कि बीजेपी इस बार यहां भी ऐसा पैटर्न लागू कर सकती है, और बड़ी पार्टी होने के नाते सीएम की डिमांड वो कर सकते हैं। और बीच बीच में आपने कई इंटरव्यूज देखे होंगे, अमित शाह से जब ये सवाल पूछा गया कि अगर भाजपा ज्यादा सीटें जीत जाती है तो क्या अपना सीएम बनाएगी, क्या नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, ये दोनों सवाल उनसे किए गए, तो उन्होंने कहा कि हम जब जीत जाएंगे, हमारी जब सत्ता बनने की बारी आएगी कि हमारे पास बहुमत है, तब हमारा जो वहां पर बोर्ड है वो बोर्ड तय करेगा, जिसमें सभी सदस्य होते हैं, वो तय करेगा कि कौन सीएम बनेगा। यानी उन्होंने साफ साफ इस बात को नहीं कहा था। तो शायद हो सकता है कि मुख्यमंत्री भाजपा पूरा प्रयास करे, एक बड़ी पार्टी होने के नाते बड़ा मैंडेट अगर उन्हें मिलता है तो भाजपा जरूर चाहेगी कि मुख्यमंत्री उनका खुद का। बिहार के इस चुनाव से देश के आने वाले चुनावों के लिए कौन कौन से राजनीतिक संकेत निकलते हैं? इससे बहुत बड़े राजनीतिक संकेत निकलते हैं। बिहार की राजनीति, यूपी की राजनीति खासकर बहुत केंद्रित राजनीति होती है और बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रहती है जब ये चुनाव आते हैं।
तो बिहार में जिस तरीके से हम माने कि बिहार में जो राजनीति हुई है, बिहार में जो मैंडेट मिला है, उसका असर बहुत आगे तक जाएगा। बिहार में जिस तरीके से अगर भाजपा को बड़ी सीटें मिल जाती हैं, अभी 94 है, अगर 100 तक पहुंच जाते हैं या फिर 90 तक रहते हैं तो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। 100 तक पहुंचना तो मतलब 100% स्ट्राइक रेट होगी, 101 पे तो लड़ ही रहे हैं। उसके बीच में 94 पे आगे हैं अभी हाल फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं। तो 80 रहते हैं, 90 रहते हैं या कितने रहते हैं वो तो पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हाल फिलहाल बात यही है कि अगर ये जो मैंडेट मिल रहा है ये आगे भी बड़े बदलाव करेगा। बिहार के साथ साथ अगली बार जब चुनाव है यूपी में, तो यूपी में बहुत बड़ा असर डालेगा ये चुनाव, क्योंकि बिहार और यूपी में कहीं ना कहीं बहुत कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं हम सबको, चाहे कल्चरल वे में हो, चाहे राजनीतिक वे में हो। तो ये चुनाव आने वाले 2027 में बहुत बड़े प्रभाव डालेंगे। चाहे पंजाब का चुनाव है, पंजाब में भी अगली बार चुनाव है, वहां पर भी प्रभाव डालेंगे। अन्य राज्यों में भी जो चुनाव होंगे उस पर भी प्रभाव डालेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जब बहुमत मिलेगा तो वो अपने आप में दर्शाएगा कि केंद्र और जो वहां की जो स्टेट की जो सरकार रही है उसमें कहीं ना कहीं आपसी तालमेल अच्छा रहा है। तो बाकी जो जनता है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, जनता चाहेगी कि वो चीज कंटिन्यू रहे। जहां पर नहीं है तो शायद क्या पता बीजेपी को फायदा मिले। तो ये चीज बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है, ये जो चुनाव परिणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे जयपुर वॉइस।